नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर खोलते हैं इतने विस्तार से, एक एक पन्ना पलट पलट कर, कि आपको खबर समझ में भी आए, याद भी रहे। और सिर्फ आपको ना समझ में आए, आपके घर के बच्चों को भी समझ में आए, उनको भी समझ में आए कि ये तो हमारे काम की भी खबर है। आओ जरा न्यूज का शो देखें। डोरेमोन तो बहुत देखा है। तो आइए इस न्यूज के फैमिली शो को शुरू करते हैं और बताते हैं आज पाठशाला में क्या है। भारत में कोरोना का खतरा बढ़ाने वाला नया बी वेरिएंट। तो आज पाठशाला में सबसे पहले आपकी काम की खबर लेकर आया हूं। कोरोना खत्म हो गया, लोगों को लगने लगा है तीसरी लहर नहीं आएगी, यह भी लगने लगा है कि लेकिन भारत में कोरोना का खतरा बढ़ाने वाला यह नया बी वेरिएंट क्या है, यह आपको जानना चाहिए। 10 करोड़ के कंधे पर बैठा कोरोना का यह नया वेरिएंट कैसे देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है, यह आपको जानना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी की दिवाली वाली सफाई की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दूंगा। सब कर रहे हैं दिवाली की सफाई, सब कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने यह कौन सी नई सफाई शुरू की है वो आपको बताऊंगा। पीएम मोदी के सफाई से 4 करोड़ की कमाई वाला चैप्टर खोलूंगा। भारत के दिवाली सरप्राइज से क्यों चीन डरा हुआ है यह भी आपको बताऊंगा। और आखिर में मुगल सीरीज में अकबर का क्रूर चेहरा आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में हेल्थ की क्लास। आज देश को बहुत बड़े खतरे से आगाह करने वाली क्लास लेकर आया हूं और यह क्लास सबसे पहले लगा रहा हूं। किसको बेल मिली नहीं मिली अभी छोड़िए, पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। कोरोना का वेरिएंट आपने सुना होगा कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, यह आपने सुना है। कुछ लोगों ने इंडिया वेरिएंट भी फैला दिया था और वो कैसे साजिश थी आप जानते हैं। लेकिन कोरोना के वेरिएंट से अलग आज कोरोना का खतरा बढ़ाने वाला वेरिएंट कौन सा है वो आपको बताने वाला, वो आपको जानना चाहिए। वो वेरिएंट जो 10 करोड़ लोगों के कंधों पे सवार है। 10 करोड़ लोग, ये आबादी इतनी बड़ी है कि ये 10 करोड़ लोगों के कंधे पर जो वेरिएंट सवार है वो 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है, 135-140 करोड़ की, उस पर भारी पड़ सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था जो रॉकेट की गति से 9.5% पे बढ़ने वाली है उस पर भारी पड़ सकता है। और ये वेरिएंट जिसके बारे में बात कर रहा हूं, कोरोना का खतरा बढ़ाने वाला वेरिएंट, कोरोना का वेरिएंट नहीं है, उसका खतरा बढ़ाने वाला वेरिएंट, इस वेरिएंट का नाम है बी वेरिएंट। अब आपने बहुत सारे वेरिएंट सुने होंगे, लेकिन ये बी वेरिएंट क्या है? इस बी का मतलब है बेपरवाह। बेपरवाह ये वो वेरिएंट है जो इस देश के बेपरवाह 10 करोड़ लोग पैदा कर रहे हैं। 10 करोड़, और कैसे देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं आज आपको यह बताने वाला हूं। ये बी वेरिएंट, ये बेपरवाह भारतीय वेरिएंट जो है, जो हम भारतीयों में के बीच में हमारी बेपरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से खतरा बढ़ रहा है कोरोना का, यह आपके बगल में हो सकता है, यह आपके ऑफिस में हो सकता है, यह आपकी बस में हो सकता है, यह आपकी ट्रेन में हो सकता है, यह आपका सब्जी वाला हो सकता है, यह आपका पेपर वाला हो सकता है, यह आपका अपना भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई हो सकता है, आपकी अपनी बहन हो सकती है, यह दिवाली में आपके घर मिठाई लेकर आने वाला हो सकता है। कैसे? देश के 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के वैक्सीनेशन की पहली डोज तो ली है, लेकिन दूसरी डोज नहीं लगवा रहे। दूसरी डोज का समय आ चुका है, लेकिन ये दूसरी डोज को कह रहे हैं नो। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी डोज लगवा ही नहीं रहे और उनका समय आ चुका है, समय निकल चुका, आना तो छोड़ दीजिए। और यह बहुत बड़ी संख्या है। और ये कैसे हमारे आपके लिए खतरा है ये लोग जो दूसरी डोज का समय आने के बाद भी नहीं लगवा रहे, ये आपको समझना चाहिए। अब ये 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सेकंड डोज नहीं ले रहे। 10 करोड़ नो सेकंड डोज, जिनको पहला डोज लग गया, दूसरा नहीं ले रहे। अब इसका आंकड़ा देखिए,
इसमें करीब 3,92,00,000 लोग हैं, 3.92 करोड़ लोग। इनके सेकेंड डोज की 6 हफ्ते से ज्यादा का वक्त निकल चुका, 6 हफ्ते बीत गए, लेकिन नहीं लगवाए हैं सेकेंड डोज। कहां गायब है भगवान जाने। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके आसपास भी हो सकते हैं, और कैसे खतरा है देश के लिए यह भी आपको समझाऊंगा। 3,92,00,000 लोग, 6 हफ्ते बीत गए सेकेंड डोज की तारीख निकले हुए। कहां हो भाई, आओ वैक्सीन लगवाओ। क्यों, अभी बताऊंगा। 1,57,00,000 लोग, 1.57 करोड़, इनको 4 से 6 हफ्ते लेट चल रहे हैं ये सेकेंड डोज लेने में। 1,57,00,000 लोग, 4 हफ्ते से 6 हफ्ते हो गया, डेट आए हुए, डेट निकल गई, वैक्सीन नहीं ले रहे, सेकेंड डोज नहीं ले रहे। इसके बाद 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़, ये ऐसे हैं जिनको 2 से 4 हफ्ते लेट हैं, डेट आकर निकल गई, ये कहीं लमलेट पड़े। अरे लेट हो रहे हो भाई, देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हो, कैसे अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद 3,38,00,000 लोग हैं, ऐसे लोग हैं ये जो 2 हफ्ते लेट है, 2 हफ्ते लेट। इसी देश में हंगामा मचा था कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी जो बनी नहीं थी। इसी देश में हंगामा मचा था कि 2 वैक्सीन के डोजेस के बीच में दिन क्यों बढ़ा रहे हैं, फलाने देश में कम है, ढिमकाने देश में और कम है। खोज खोज के रिसर्च ला रहे थे, पन्ना निकाल निकाल के। आज डेट आए हुए निकल गया 6 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। ये कहां सोए हैं, इनको ढूंढे नहीं मिल रहा। मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन के गायब हो गए। और इनमें से 10 करोड़ में से 85% लोग जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिए तारीख आने के बाद भी, वो कोविशील्ड वाले हैं। कोविशील्ड वाले जिनके दो डोज के बीच में गैप था, वो पहला लेके निश्चिंत हो गए, मस्त हो गए कि अब छोड़ो, अब तो होना नहीं कोरोना। और बाकी 15% हैं कोवैक्सीन वाले। ये कोवैक्सीन वाले हैं, 85 और 15% का रेशियो है। जिन लोगों ने पहली डोज ली है उन्हें दूसरी डोज भी तय वक्त पर लगवानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली डोज लेकर भी घूम रहे हैं, जबकि उनकी दूसरी डोज की तारीख निकल गई। 20 अक्टूबर तक का आंकड़ा देखिए, आपको राज्यों के हिसाब से बताता हूं। राज्यों का आंकड़ा, जहां पर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, राज्यों का आंकड़ा जो दूसरे डोज नहीं ले रहे, इसमें कौन कौन से हैं? यूपी प्लस बंगाल प्लस राजस्थान प्लस ओडिशा प्लस दिल्ली। ये दिल्ली वही है, बच्चों वाली वैक्सीन काहे बाहर भेज दी भाई, ये वो वाले दिल्ली। इन सब को अगर ऐड कर दीजिएगा तो उस 10 करोड़ में से 2.7 करोड़ यानी 2,70,00,000 लोग यहीं पर ऐसे हैं, इन 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों में, जो कि दूसरी डोज आने के बाद भी नहीं ले रहे। ऐसी हालत है। और इसका ब्रेकअप देखिए, यूपी में कितने लोग हैं? 1,60,00,000 लोग हैं जिनकी तारीख आ चुकी, निकल चुकी। बंगाल में 30 लाख लोग हैं। इसके बाद राजस्थान देखिए, यहां भी 30 लाख लोग हैं जिनकी डेट निकल गई, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है कि जाके वैक्सीन ले लें। इसके बाद आपको बताता हूं ओडिशा में 32 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेट निकल गई है। और इसके बाद दिल्ली, बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी वाली, यहां करीब 16 लाख लोग हैं जिनकी सेकेंड डोज का वक्त निकल गया, लेकिन ये नहीं ले रहे। ये 20 तारीख तक का आंकड़ा है, ये 20 अक्टूबर तक का बता रहा हूं आपको। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सनी देओल को बोलते हुए सुने तो बड़ा अच्छा लगा था। यहां अच्छा नहीं लग रहा है देश को। और इन 5 राज्यों में 20 अक्टूबर तक वैक्सीन की कितनी डोज मौजूद है वो भी आप देखिए। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो ना भाई कि हो सकता है वैक्सीन ही ना हो, कहां से लगाएंगे। देखिए, ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी राज्य को जब डोज दी जा रही है तो सेकेंड डोज वालों के लिए अलग से रख लिया जा रहा है, उसके बाद फर्स्ट डोज वालों को लगाया जा रहा है कि नहीं, इनको तो पहले देना जरूरी है, इनका सेकेंड डोज वाला ब्रैकेट पूरा हो जाए। तो राज्यों के पास कितनी वैक्सीन, ये देखिए,
सबसे पहले यूपी देखिए, यूपी में 87,57,000 और 640 इतनी कोविशील्ड है, कोविशील्ड मौजूद है। और 28,10,780 कोवैक्सीन का डेटा है। कहां कमी है भाई? लगाइए ना, आप जाके लगवाइए। जो नहीं लगाए उसको बताइए फिर कि नहीं लगा रहे हैं। बंगाल में 30 लाख लोग जो हैं वो नहीं लगवाए थे, और बंगाल के पास इन दोनों का डेटा लगा मिला लीजिए तो 36 लाख प्लस है। मतलब जितनों को सेकेंड डोज लगानी है उससे 6 लाख ज्यादा पड़ा हुआ है। अरे तो लगाइए ना भाई, 6 लाख क्या 7 लाख पड़ा हुआ है। तब तो दीदी कह रही थी कि हमको जो है वो हमारे साथ अनर्थ हो रहा है, हमारे साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है। अब आपके पास ये 36 लाख पड़ा है, 30 लाख लोगों को सेकंड डोज नहीं लगा। लगाइए ना भाई, ढूंढ ढूंढ के लगाइए। राजस्थान, इनके पास कितना पड़ा हुआ है? 38 और 4 42, मतलब करीब 43 लाख के पास इनके पास पड़ा हुआ है, 43 लाख। और इनको लगाना कितना था? 30 लाख। 13 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। लगाइए, काहे नहीं लगाते हैं? कितना हंगामा किए थे। और यही बाकी राज्यों का भी हाल है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, समझ की कमी है कि जाके लगाना, नहीं लगाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। और वैक्सीन बन रही है भाई। अक्टूबर के महीने में भारत में 28 करोड़ डोज वैक्सीन की बनी है। इसमें कोविशील्ड जो है ये 22 करोड़ है। 22 करोड़, यानी आपने देखा था ना 85% कोविशील्ड वाले थे। कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। और कोवैक्सीन जो है ये 6 करोड़ बनी है। ये सिर्फ आपको अक्टूबर का बता रहा हूं। और सितंबर में 26 करोड़ बनी थी, 20 सितंबर में 26 करोड़। अब बताइए, कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। यह आपकी अपनी समझ की कमी है कि अरे एक लग गया, छोड़ो, अब दूसरे की क्या जरूरत है। अभी बताऊंगा दूसरे की क्यों जरूरत है। जो 10 करोड़ लोग दूसरी डोज नहीं ले रहे हैं, उनमें कई ऐसे हो सकते हैं जो बेहद मजबूर हो। चलिए ठीक है, कोई तबीयत खराब हो गई, कोई दूसरी परिस्थिति हो सकती है, नहीं लिया। जब एक डोज ले चुके तो दूसरी क्यों नहीं ले रहे? इसकी अलग अलग वजह जो है वो लोग रख रहे हैं सामने। एक तो ये बहाना कि पहली डोज ले ली तो मान लिया कि अब हम सुरक्षित हैं। अरे क्या होगा, ज्यादा हॉस्पिटलाइज ही ना होंगे? नहीं, आप सिर्फ हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, ठीक है, हॉस्पिटलाइज होंगे और घर वापस आ जाएंगे, लेकिन आप देश के लिए खतरा हैं। कैसे? अभी बताता हूं। दूसरा, कुछ लोग इस कैटेगरी में हैं कि कारोबार और दफ्तर में बिजी हैं तो टाइम नहीं मिल रहा है। जिंदगी की घड़ी जो है, टाइम जो है वो कब अप हो जाएगी पता नहीं चलेगा, और आपके पास सेकंड डोज लेने का टाइम नहीं है। और जिस कारोबार की बात कर रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर आ गई इसी वजह से, तो सब ठप पड़ जाएगा। एक बहाना यह भी है कि पहली डोज में बुखार आया था तो दूसरी डोज लगवाने में डर लग रहा है। 2 दिन का बुखार नहीं सहा जा रहा है आप लोगों से, और घर से वैक्सीनेशन सेंटर दूर है। अरे घर से वैक्सीनेशन सेंटर दूर है कि घर से शमशान नजदीक है, कैलकुलेट कर लीजिए तो दूरी सब समझ में आ जाएगी कि किसकी दूरी जो है वो माननी चाहिए और किसकी नहीं माननी चाहिए। कौन जाएगा पहली डोज के बाद? कोरोना हुआ, अब एंटीबॉडी बन गई है, नहीं होगा। बॉस, आपको बताता हूं दूसरी डोज क्यों जरूरी है। आप पहली डोज लेने के बाद आप ये तो सुरक्षित हो गए कि भाई आपकी मौत होने के चांसेस घट गए, आप बच जाएंगे। लेकिन कोरोना की वैक्सीन जब आप दूसरी डोज लेते हैं तो वो पूरा चक्र पूरा होता है, तो आप कैरियर नहीं बनते हैं। आपके अंदर कोरोना की वैक्सीन घुसेगी तो उसको पूरा चांस है कि मार देंगे। मर गई तो आप दूसरी जगह फैलाएंगे नहीं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि पहली ले ली, अब तो मरने का चांस है नहीं, तो अब तो चलो आराम से घूमते। अरे आप कैरियर हो गए भाई। वो 10 करोड़ लोग जिनको आप सेफ जोन में ला सकते थे, वो लोग कैरियर बन के कोरोना फैला सकते हैं। अच्छा, बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्वे कराया। वो सर्वे सुनिए क्या कहता है। घर घर जाके सर्वे कराया। इस सर्वे में 10 लाख लोग ऐसे मिले जो वैक्सीन ही नहीं लगवाना चाहते हैं बिहार में। और इन्होंने 3 बड़ी वजह बताई वैक्सीन ना लगवाने की। पहले बोले जो हमको पहले से बीमारी और बढ़ जाएगी। अरे उम्र बढ़ाइए ना भाई, बीमारी कहां बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है?
दूसरी ये कि अगर डॉक्टर लिख के देगा तभी वैक्सीन लगवाएंगे। ये लोग वो हैं जो पड़ोसी ने कौन सी दवा ली थी वो पूछ के बिना पर्ची के जाके दवा ले लेते हैं, और यहां वैक्सीन के लिए डॉक्टर लिख के देगा तब दवा लगवाएंगे। और तीसरा कि पहचान पत्र नहीं है इसलिए टीका नहीं लगवा रहे हैं, मतलब इन्होंने तो पहली डोज भी नहीं लगवाई होगी। ये जो धारणा है ना कि हमें एक डोज लग गई हम सुरक्षित हैं, ऐसी सोच वालों के को हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वैक्सीन दो तरह से फायदेमंद, एक तो आपको बचाएगी, दूसरा आपके आसपास वाले लोगों को बचाएगी। पहली डोज लगने से कोरोना के खिलाफ जो सुरक्षा मिलती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरी डोज के बाद पूरी तरह से एंटीबॉडी डेवलप होती है, पूरा सुरक्षा कवच बनता है। दूसरी डोज लेने के बाद कोरोना से मौत का खतरा 98% कम हो जाता है। इसके अलावा जिन्हें 2 डोज लगी है उनसे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। तो आप अपने आप को तो बचाइए, देश को भी बचाइए ना भाई। भारत में वैक्सीन लगाने को लेकर कोई सजा या कानून अभी नहीं है। अभी वैक्सीन लगवाना लोगों की मर्जी पर है, इसलिए लोग मजे में घूम रहे हैं, नहीं लगवाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। लेकिन कई देशों ने इसकी महत्ता समझी। आप देखिए इतनी कड़ी कड़ी सजा रखी है देशों ने। आप ये सजा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है। वैक्सीन न लेने पे सजा, सुनिए किस देश ने क्या सजा रखी हुई है। सबसे पहले देखिए ब्रिटेन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सारे सरकारी कर्मचारी, जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के लिए कंपलसरी कर दिया कि 11 नवंबर तक सबको ले ही लेना है, नहीं तो एक्शन होगा। एक्शन के लिए तैयार रहिए, एक्शन हो जाएगा। अमेरिका में, यूएस, 100 से ज्यादा कर्मचारी तो सभी का वैक्सीनेशन जरूरी। 100 प्लस कर्मचारी तो आपको वैक्सीनेशन कराना ही होगा। जिम, मॉल, रेस्टोरेंट में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगेगा। जिम, मॉल, रेस्टोरेंट जाइए खाने, नहीं दिखाइएगा सर्टिफिकेट, नहीं, अंदर एंट्री नहीं है। चीन ने क्या किया, चीन ने यूनान प्रांत में यह कर दिया, नो वैक्सीन तो वैक्सीन नहीं लगवाई अगर आपने पूरी दोनों डोज, तो अस्पताल में नो एंट्री। मतलब जाइए अस्पताल में ही नहीं एंट्री लेंगे, अस्पताल में नो एंट्री। अब बैठे रहिए, बीमारी हो गई कहां से जाइएगा अस्पताल, एंट्री नहीं मिलेगी। चीन तो अलग लेवल पे चला जाता है ना। इसके बाद फ्रांस, फ्रांस ने क्या किया, सारे हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन मैंडेटरी कर दी। इसके बाद यानी जरूरी है, लेना ही है सबको, छोड़ नहीं सकते आप। इसके बाद सऊदी अरब, सऊदी, वहां क्या किया, नो वैक्सीन नहीं, वैक्सीन नहीं लिया तो ऑफिस नहीं, घर में बैठे रहिए, मजा मारिए। आपको घर, आपको मजा ही करना है ना, घर पे मजा कीजिए। इंडोनेशिया में जकार्ता में वैक्सीन नहीं लगवाने पर $357 का फाइन है, भरिए। कहां से भरिएगा। तो अलग अलग देश इस बात को समझ रहे हैं कि वैक्सीन का चक्र पूरा करना जरूरी है, और नहीं कीजिए तो इस तरीके से करवा रहे हैं। कई देशों में सजा का प्रावधान है, जुर्माने का है। अब आपको जैसे बताता हूं, इंडोनेशिया, 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 यहां पर क्या सजा है, कोड़े से मारेंगे, कोड़े से मारने की सजा, और ऊपर से जुर्माना। मतलब आप पहले तो कोड़े खाएंगे, इधर उधर लगेगा तो चिल्लाते फिरिएगा, और उसके बाद प्लस जुर्माना, मतलब वो भी नहीं छोड़ेंगे, पैसा भी वसूल लेंगे, सजा दे रहे हैं। पाकिस्तान जो कोई ढंग का काम करे ना करे, ये कर रहा है कि मोबाइल बंद कर देंगे। अब आजकल मोबाइल बंद हो जाना अपने आप में सजा ही है भाई। और कहीं नो सफर, कहीं जाने के लिए नहीं मिलेगा, बैठे रहिए। कई केसेस ऐसे थे सिंध इलाके में जो ये क्या मोबाइल बंद कर दिया, सफर करने नहीं जाने देंगे। अब आप सोचिए, आपको टेररिस्ट बनना है, इंडिया आके टेररिज्म फैलाना, आतंकवादी बनना है, कहेंगे वैक्सीन नहीं लियो, सफर नहीं करने देंगे। कैसे जाइएगा कैंप में, कैसे चीज सीखिएगा गोलियां बंदूक चलाना। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये हल्के मूड में बात कह रहा था। तो फिलीपींस में, फिलीपींस
यहां जेल हो जा रही है, अगर नहीं ले रहे हैं तो जेल, और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। वैक्सीन लगाइए, बाहर जाइए। तो ये हो रहा है अलग अलग देशों में। वैक्सीन की महत्ता समझिए कि दुनिया क्या कर रही है वैक्सीन नहीं लगवानों के साथ। जो लोग दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं उन्हें लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई। हमारे यहां अभी चिंता के लेवल पर है। दूसरी जगह सजाएं हो रही हैं, हमारे यहां लोकतंत्र है, सजा कीजिएगा तो लोग हड़क जाते हैं। यहां चिंता ही से काम चल जाता है। हम निंदा करते हैं, हम चिंता करते हैं। यार कर लीजिए चिंता, चिंता चिता समान होती है, लेकिन यहां अलग चिता पे बैठना पड़ जाएगा अगर वैक्सीन नहीं लीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालयों ने राज्यों से कहा है कि वो ऐसे लोगों पर ध्यान दें। कई राज्य अपने स्तर पर पेनल्टी लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाने को कह रहे हैं। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है, यह कहा गया है। 16 अक्टूबर से बिना टीका लगवाए ऑफिस में एंट्री बैन है। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को छुट्टी पर भेजने का प्रावधान रख दिया गया है कि घर बैठिए, बाहर मत आइए। बिहार में गांवों में वैक्सीनेशन के लिए 279 मोबाइल वैन लगाए गए। झारखंड में घर घर जाकर वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन कोई ऐसी सजा नहीं है कि लोगों को लगे कि नहीं भाई ये जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो 10 करोड़ महानुभाव जो सेकेंड डोज की तारीख निकल गई लेकिन सेकेंड डोज नहीं ले रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं? आपको कोई सरकार बोलेगी, कोई नरेंद्र मोदी आकर बोलेंगे कि भाई लोग प्लीज सेकेंड डोज ले लीजिए, तब आप लेंगे। अपनी ही जान की परवाह नहीं है, अपने देश की परवाह नहीं है। और आप लोग भी अगर किसी ऐसे को जानते हैं जिसके सेकेंड डोज की तारीख निकल गई है और वो नहीं ले रहा है वैक्सीन, तो हाथ पकड़कर ले जाइए। दिवाली तभी रोशन होगी ना जब वैक्सीन की डबल डोज लगी होगी। नहीं थी वैक्सीन, कम थी वैक्सीन, तब अलग बात है। अब है, लगवाइए ना भाई, वैक्सीन लगाइए। आप सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित होगा, समझिए इस बात को। इसलिए आज ये क्लास लगा रहा था। अब आपको लिए चलता हूं डिफेंस की क्लास में, चलिए जरा। आज भारत की ताकत 5 गुना बढ़ी। आस पड़ोस के आंख दिखाने वाले देश बौखला रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो गया। दिवाली से पहले इतना बड़ा धमाका भारत ने कैसे कर दिया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। इस धमाके का नाम है अग्नि 5। यह अग्नि 5 वो मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण आज किया गया है। और यह क्यों खास है, यह आपको समझना चाहिए। भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल क्या है अभी बताता हूं। अग्नि 5 को सड़क या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल को तोड़िएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल यहां नहीं, यहां लगाइए, इसको काट दीजिए। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने वाली, महाद्वीप पार करने वाली मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंटल, संधि विच्छेद पढ़े होंगे। इन एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप पर जाने वाली मिसाइल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर आऊंगा, लेकिन पहले अग्नि 5 में क्या है इसको समझिए। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 5 की रेंज में चीन, पाकिस्तान सब कवर हो जाते हैं। अच्छा, साउंड की स्पीड से 24 गुना तेज है। यानी जितनी देर में आप सुनेंगे अरे छोड़ा क्या, उतनी देर में पहुंच जाएगा। तो इतना तेज है। 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है। 20 मिनट में टारगेट खत्म। जितनी देर में आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटिएगा उतनी देर में खत्म। 15,000 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड की क्षमता है। कई हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 का वजन 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर ऊंची, 2 मीटर चौड़ी, मल्टीपल टारगेट हिट करने की क्षमता, कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी होती है कि ऐसा नहीं कि घर की छत पे लगा फोड़ दिए। आपके लिए नहीं है ना, ये तो सेना को फोड़ना है। लेकिन अब आपको ये जो नया ब्रह्मास्त्र है, ये इसके बारे में जब आपको बता रहे हैं
कि इसकी रेंज आप देखिए 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसका मैप के जरिए समझिए कि इसकी रेंज जो है वो कहां तक जाती है, इसको आपको समझना चाहिए। तो जरा मैप यहां डालिए, आपको दिखाता हूं। ये मैप में आपको जो है देखेंगे, अरे निकलो भाई, मैप में आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी का मतलब क्या है, कहां कहां खलबली मची हुई है। तो वो जरा मैप इधर डालिए, ये मैप देखिए। अब इस मैप में जूम कीजिए जरा, यहां है दिल्ली, इसको देखिए, ये आपकी हो गई दिल्ली, जहां से मान लीजिए आप दिल्ली से चला रहे हैं, तो आपने दिल्ली से यहां से लॉन्च किया। अब आपकी जो अग्नि 5 है, अग्नि 1 कहां तक था? अग्नि 1 जो है वो बैंकॉक और इधर जो इतना गोला आप देख रहे हैं इस एरिया को कवर करता था, रेंज कम थी। इसके बाद आप दूसरा देखिए, अग्नि 2 जो अग्नि 3 जो है उसके लिए ये रेंज था, ये दूसरा वाला गोला जो आप देख रहे हैं। और अग्नि 5 जो है, अग्नि 2 ये था, अग्नि 3 ये है, ये वाला अग्नि 3 है। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये अग्नि 5 में कवर हो गया। अब इसमें क्या क्या कवर हो गया? ये पूरा चीन कवर हो गया, ये पूरा हिस्सा, इधर मॉस्को तक कवर हो गया, मतलब रशिया पूरा कवर है। इधर तेहरान तो कवर था ही, जकार्ता सब कवर हो गया, मतलब पाकिस्तान तो खैर कहीं है ही नहीं, वो तो इतना पास में है कि 2-3 धीरे से फोड़िएगा तो उधर फूट जाएगा। तो ये हालत है, मतलब चीन और पाकिस्तान पूरा कवर करता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब आप जब इस मिसाइल की बात कर रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि मिसाइल जो है उसका मतलब क्या है। समझिए कितने तरह की मिसाइल है, खाली इंटरकॉन्टिनेंटल सुन लिए ये नहीं होगा ना। आपको बार बार कहता हूं कि इतनी डिटेल में बताऊंगा कि आप मास्टर बनिएगा, तो कल को कोई पूछेगा कि कौन सी मिसाइल होती है। 5 तरह की मिसाइल होती है, 5 तरह की मिसाइल। अब वो 5 तरह की कौन है? पहली है हवा से हवा, एयर टू एयर। आप देख रहे हैं 2 प्लेन उड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को वहीं से मिसाइल दाग रहे हैं, सामने वाले को फोड़ दिया, तो वो हवा से हवा वाली मिसाइल। दूसरी है हवा से जमीन, जैसे आप गए और आपने बालाकोट में मिसाइल दाग दी, ऊपर गए और ऊपर से धक से नीचे मार दिया, हवा से जमीन में मिसाइल। उसके बाद है जमीन से हवा। अब आपको लगा कि कहां उतना दूर भेजेंगे, तो जमीन से ही हवा में प्लेन उड़ रहा है उसको आपने ठोक दिया, जमीन से हवा वाली मिसाइल। उसके बाद है एंटी शिप, ये आपने जमीन से समुद्र में मारा, जो शिप आ रही थी उसको ठोक दिया। और उसके बाद है एंटी टैंक, जमीन से जमीन पे मारा और आपने जो टैंक आ रही थी उसको मार दिया। तो ये 5 तरह की मिसाइल होती है, हवा से हवा, हवा से जमीन, जमीन से हवा, एंटी शिप, एंटी टैंक। बैलिस्टिक मिसाइल की कितनी कैटेगरी होती है यह भी आपको जानना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी बात कर रहा हूं, बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी कैटेगरी क्या क्या है? इसकी कैटेगरी देखिए, इसकी अलग अलग कैटेगरी है। एक है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कहते हैं, तो ये हो गई आपकी SRBM पहली कैटेगरी। उसके बाद है ICBM जो अभी बनी, अग्नि 5, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट जा रही है। और उसके बाद है MRBM, ये जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज वाली की क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर, थोड़ी दूर तक जाएगा। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कितना जाएगा? 1000 किलोमीटर तक जाएगा। और इंटरकॉन्टिनेंटल कितना जाएगा? 5000 किलोमीटर चला जाएगा, मतलब पूरा चीन कवर कर दिया। चीन को भी समझ में आ गया कि अब इसके रेंज में है भाई, ये तो यहीं घर से बैठे बैठे ठोक देंगे ये लोग, तो वो लोग भी थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा क्रूज मिसाइल भी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल बता रहा हूं, क्रूज मिसाइल भी होती है। ये धरती का जो वायुमंडल होता है उसके अंदर उड़ान भरती है और तेजी से टारगेट पर गिरती है। भारत की ब्रह्मोस ऐसी क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस आप सुनते हैं ना, वो जो 26 तारीख को पूरा सब दिखाते हैं, उसमें ब्रह्मोस दिखाते हैं ना। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल से बाहर निकलकर काफी ऊपर जाती है, फिर नीचे आकर टारगेट हिट करती है। तो मतलब इसको अगर आप ऐसे देखिएगा कि मान लीजिए ये आपका वायुमंडल है, तो आपकी जो क्रूज मिसाइल है वो इधर इधर उड़ेगी और यहां टारगेट पे जाके गिरेगी। यहां से लॉन्च किया,
ये यहां से निकली, ये क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। ये अंदर ही अंदर गई, नीचे नीचे गई। और जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऐसे जाके गिरेगी, यानी थोड़ा अर्धचंद्राकार। ये हो गई आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोनों के जो जाने का तरीका है उसमें फर्क रहता है। ये यहां से लॉन्च हुई, घूम के गई और इधर जाके गिरी। ये क्रूज वाली इधर नीचे से नीचे चली गई। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगी, चंद्राकार बनेगी और धरती से गिर जाएगी। अब ये क्रूज और बैलिस्टिक में और क्या फर्क है, इसको समझिए। एक तरफ हो गई क्रूज मिसाइल और दूसरी तरफ आपके लिए है बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों में फर्क क्या है, इसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारत की ताकत कैसे बढ़ गई। ये क्रूज हो गया, ये बैलिस्टिक हो गया। बैलिस्टिक जो है इसका आकार बड़ा होता है, इसका बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो इसको क्या है, इसको छिपाना मुश्किल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल ये भारी बम ले जा सकता है। भारी बम, चूंकि आकार बड़ा है, भाई आपका आकार बड़ा है तो आप भारी उठा सकते हैं, भारी बम ले जा सकता है। ये हल्का ले जाता है, हल्का बम छोटा है। अच्छा, बैलिस्टिक को छिपा नहीं सकते, बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप कहां छिपाइएगा, तो छिपा नहीं सकते हैं इसको। ये क्रूज मिसाइल जो है इसको छिप जाता है, छिप जाता है क्योंकि आसान है, छोटा है, कहीं छुपा दिए, और इसको ट्रेस करना मुश्किल है। ये अभी बैलिस्टिक जो है वो अर्धचंद्राकार ऐसे जाके गिरता है, ये आपका सीधा ऐसे जाता है, जो आपको बता रहा था अभी। बैलिस्टिक का प्रयोग मुख्य तौर पर परमाणु हथियार के लिए होता है, क्रूज का प्रयोग न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल दोनों हथियार के लिए होता है। लेकिन भारत ने ये जो अग्नि 5 है, अग्नि 5, इसको लॉन्च करके, इसका टेस्ट करके उन देशों में शुमार हो गया जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। और किनके पास मौजूद है, अमेरिका के पास है। सोचिए कितनी दुर्लभ तकनीक है जो कुछ गिने चुने देशों के पास है। रूस के पास है, इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है और चीन के पास है और एक नॉर्थ कोरिया के पास है। ये क्या रखता भगवान ही जाने, लेकिन इसके पास है। दावा ये लोग करते हैं कि इनके पास है। तो 1 2 3 4 5 6, मात्र 6 देश है जिनके पास ये इंटरकॉन्टिनेंटल था, और इसमें अब भारत जुड़ गया है 7वां देश। तो सोचिए कितनी दुर्लभ टेक्नोलॉजी हमने हासिल की, और ये डीआरडीओ ने बनाया है, अपना घर में बना हुआ है भाई। और इसकी खूबियां जो हैं, इसकी लागत कितनी है। एक तो हम लोग हर काम सस्ता कर लेते हैं। चंद्रयान भेजे थे, देखे नहीं थे, रिकॉर्ड बना दिए थे, कितना सस्ता बना दिए। इसके एक मिसाइल की लागत जो है वो मात्र 3000 करोड़ है, 3000 करोड़। ये एक अनुमान है कि इतना पड़ रहा है एक मिसाइल का। अगर आप कंपेयर करने जाइएगा तो सस्ता है, सालों की मेहनत लगी है, कई बार इसका परीक्षण किया गया है और तब जाकर अग्नि 5 बनी है। लेकिन जब भारत की ताकत की बात कर रहे हैं तो पड़ोसी देशों की ताकत भी तो जानिएगा, तब तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। चीन के पास कौन सी मिसाइल है, दूसरे देशों की ताकत, दूसरे देशों की ताकत कितनी है, इसको भी देखिए। चीन के पास क्या है, चीन के पास मौजूद है DF-41, जिसको डोंगफेंग 41 कहते हैं। डोंगफेंग 41, DF का फुल फॉर्म है डोंगफेंग। इसकी रेंज है 12000 किलोमीटर। अब आप ये कहेंगे यार ये तो हम 5000 पे, ये 12000 है, 12000 से 15000 किलोमीटर। लेकिन चीन कोई चीज जो है, युद्ध इनका होता ही नहीं है, ये खाली लड़ाई में रहते हैं, आंख दिखाने में। इतना चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। पाकिस्तान के पास क्या है पड़ोसी में, उनके पास शाहीन 2 है, शाहीन 2। इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर, मतलब अग्नि 5 का आधा। लेकिन पॉइंट ये है ना कि जब इन लोगों के पास है और आपके पास अपना हो गया, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि इससे
बच के रहना है, ये तो पलट के गिरा देगा बम। लेकिन जब इतनी अग्नि 5 की बात कर रहा हूं तो एक और इसमें नाम जोड़ना जरूरी है, और वो है पीएम नरेंद्र मोदी का। पीएम नरेंद्र मोदी। और आप कहेंगे इनके नाम का जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये समझिए। जो डिफेंस पॉलिसी है पीएम नरेंद्र मोदी की, कि ना किसी को आंख दिखाएंगे ना किसी के सामने आंख झुकाएंगे, आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। वो आंख में आंख मिलाने के लिए इधर जेब में कुछ होना भी तो चाहिए, इधर बंदूक रहती है तब ना आदमी आंख से आंख मिलाता है, नहीं तो झुका रहता है। तो डिफेंस पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाई, उसका क्या योगदान है समझिए। सेनाओं को मजबूत करने के साथ साथ आधुनिक बनाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर दिया। जैसे सीडीएस के पद का गठन किया, जो सालों से होना था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो नहीं हो रहा था। तो तीनों सेनाओं का जो कोऑर्डिनेशन है अब वो एक हो गया। 3 सेना अलग अलग नहीं, अब साथ में कोऑर्डिनेटेड है, जो प्रधानमंत्री को रक्षा मामलों में सलाह देंगे। सीडीएस, ट्राई सर्विस थिएटर कमांड की प्लानिंग की, आपात स्थिति में कमांड में आसानी होगी, रक्षा मंत्रालय की नई बिल्डिंग तैयार करवाई, मेक इन इंडिया हथियारों को बढ़ावा दिया। ये जो अग्नि 5 बन रहा है वो अपना बना हुआ है। डिफेंस डील में देश में हथियार बनाने का समझौता हुआ। चीन से निपटने के लिए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को मजबूत किया। चीन पाकिस्तान सीमा पर माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स में 10,000 और जवान शामिल किए गए। 101 तरह के हथियारों के आयात पर रोक लगाई गई। ये हथियार अब भारत में बन रहे हैं, मतलब सिर्फ ताकत बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि स्वावलंबी बन रहे हैं, अपने ऊपर निर्भर। असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट देश में बन रहे हैं। 5 साल में रक्षा निर्यात 334% बढ़ा है। मतलब हम वो देश थे जो सब मांगते थे कि दे दो, खरीद लेते हैं, अब हम बना भी रहे हैं और बाहर निर्यात भी कर रहे हैं। 75 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह 7 कंपनियां बनाई। ये कंपनियां पिस्तौल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। देश की सेना को ताकतवर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार फैसले ले रहे हैं। सेना को हथियारों के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं दे रहे हैं, और इसके लिए भारत का डिफेंस बजट भी बढ़ाया गया है। अब आप देखिए भारत का डिफेंस बजट, भारत का डिफेंस बजट पहले क्या था और आज की तारीख में क्या है। आंख से आंख मिलाने के लिए ताकत तो होनी चाहिए। भारत का डिफेंस बजट देखिए, 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जो बजट था डिफेंस का वो 2.03 लाख करोड़, यानी 2 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा था। देश के जवान जो हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तरस रहे थे। नरेंद्र मोदी ने आते ही 2000 बात कीजिए 14-15 में, ये मोदी राज में उन्होंने आते ही इस बजट को पहले बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ कर दिया। और अब आज की तारीख में 2021-22 की बात कीजिए, 2021-22 जो 2 लाख करोड़ पर हमारा डिफेंस बजट था वो बढ़कर 4.78 लाख करोड़ हो चुका है। तो पैसा खर्चा कीजिएगा तभी तो जाकर देश मजबूत होगा। खाली जवान जो सोचिएगा कि जवान जो है वो खड़ा हो जाएगा, अरे लड़ेगा कैसे। ये नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को समझा, सेनाओं को मजबूत किया, बजट बढ़ाया, नए रक्षा सौदे किए। वो राफेल आता रह जाता जिंदगी भर अगर इन्होंने जाकर डील ना की होती। आधुनिक हथियार खरीदे, समय की मांग थी जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से जवानों से मिलते हैं। दिवाली कहां मनाते हैं, इस बार भी दिवाली बॉर्डर पर मनाएंगे। हौसला बढ़ाते हैं, कई मौकों पर जवानों से जाकर अलग से मिलते हैं। जब चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं तो पीएम मोदी गए थे वहां, और वहां जाकर उन्होंने हौसला बढ़ाया था। तो देश मजबूत हो रहा है, लेकिन कैसे मजबूत हो रहा है यह भी आपको बताना जरूरी था। और अब आपको लिए चलता हूं डिफेंस की क्लास से मैनेजमेंट की क्लास में।
पाठशाला में अब आपको जरा मैनेजमेंट की क्लास में एक बड़ी दिलचस्प जानकारी देता हूं। दिवाली पर घर दफ्तर में सब सफाई करते हैं, मान्यता है कि साफ सुथरे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। आज पाठशाला में हम मोदी सरकार की दिवाली सफाई का चैप्टर खोल रहे हैं। पीएम मोदी के सफाई से कमाई वाले आइडिया के बारे में आपको बता रहे हैं। आप ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी दिवाली वाली सफाई कर रहे हैं। सरकारी दफ्तर, ये नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? अरे फाइल होगी, फाइल पर धूल होगी, धूल फाइल का अंबार और उस पर धूल का अंबार। मतलब कुछ इस तरीके से आप देखिएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकारी फाइलों की जो है वो फहरिस्त हो। इसको साफ करने जाइएगा तो आपका दिमाग जो है वो चकरा जाएगा कि इसको कैसे साफ करें। और हर सरकारी दफ्तर में यही हाल है। किसी बाबू के पास चले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चले जाइए, कहीं चले जाइए, सब जगह फाइल है, हाथ में मोबाइल है और इतना फाइल है। क्या काम कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं फाइलों के अंबार को कम कर रहे हैं। जो सफाई आपको दिवाली वाली बता रहा हूं वो पीएम मोदी यही कर रहा है, जिस पर सभी मंत्रालय में वॉर लेवल पर काम हो रहा है। पीएम ने कहा हटाइए फाइलें, ये नहीं चलेगा इस देश में, ताकि जो बेवजह जगह घिरी हुई है वो खाली हो सके, काम आसान हो सके। ये काम उन्होंने कब से शुरू किया? फाइल हटाओ, सफाई लाओ। 2 अक्टूबर यानी जो गांधी जी की जयंती है उस दिन से शुरू हुआ। और टारगेट क्या है? टारगेट है 9,30,000 फाइल को हटाना। 30,000 फाइल हटाओ, यह लक्ष्य रखा गया है। और इसमें से कितना काम पूरा भी हो गया? आज 2 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर खत्म होने को आया है, इसमें से कितना काम पूरा हो चुका है? अब आप सुनिए जरा। यह है सफाई करने का नरेंद्र मोदी वाला तरीका। इस 9 लाख में से 7 लाख से ज्यादा फाइलें जो हैं उनको बाय बाय बोल दिया गया है। वो फाइलें भी रोती होंगी कि कितना अच्छा मैं रह रही थी। उन फाइलों को कहा जाओ, जरूरत नहीं तुम्हारी। डेटा है, फाइल नहीं है। और ये कैसे हो रहा है ये आपको बताता हूं। हर मंत्रालय के पास फाइल का अंबार था। हर मंत्रालय को प्रधानमंत्री की तरफ से बेकार पड़ी फाइलों को हटाने का टारगेट दिया गया। टारगेट क्या क्या दिया गया? टारगेट देखिए, किस मंत्रालय को कितना टारगेट मिला। पर्यावरण मंत्रालय, जिसको आप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं, पर्यावरण मंत्रालय, उनको टारगेट दिया कि जरा 99,000 फाइल जो है। अरे तुम बाहर पर्यावरण साफ कर रहे हो, पहले दफ्तर का पर्यावरण तो साफ करो, फाइल हटाओ। तो उनको बोला 99,000 फाइल हटाओ। इसके बाद गृह मंत्रालय, इनको कितने फाइल का टारगेट दिया? इनको बोला 81,000 फाइल हटाओ, बहुत हुआ, खत्म करो। गृह मंत्रालय में फाइलों का गृह नहीं बना रहना चाहिए, इनको विदा करो। इसके बाद रेलवे की कितनी फाइलें हटाने के लिए बोला? 80,000। इनको बोला इन फाइलों को ट्रेन में डालो, टिकट खरीदे ना खरे, इनको विदा कर दो। इसके बाद CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनको बोला 50,000 फाइल जो है वो निपटाओ। अब ये मत सोचिएगा कि आपके टैक्स वाली फाइल चली गई अब आप चोरी कर सकते हैं। सबकी फाइल का डेटा है, फाइल हटी है, उस भ्रम में मत रहिएगा। आज सोच रहे होंगे बेकार पड़ी फाइलें तो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो फाइल पेंडिंग है उनका क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी फाइल्स को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया है। और पेंडिंग फाइल्स को लेकर क्या डेटा है? पेंडिंग फाइल्स, इन पेंडिंग फाइल्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांसदों से जुड़ी फाइल, सांसदों की फाइल जो होती है उसमें कितनी पेंडिंग है? इधर पेंडिंग लिखता हूं और इधर क्लियर लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। इनकी 10,000 पेंडिंग फाइल है, 10K, और क्लियर कितनी हो गई? 5500 फाइल क्लियर हो गई सांसदों से जुड़ी हुई। और इसमें रेलवे से जुड़ी फाइल कितनी थी? रेलवे वाली
वो 2700 थी, 2700, ये इसी में है चूंकि इसलिए लिख दे रहा हूं। परिवहन मंत्रालय से जुड़ी हुई, उससे जुड़ी हुई फाइल कितनी थी? वो थी 900। संसदीय कार्रवाई से जुड़ी हुई फाइल्स, संसदीय कार्रवाई, इस तरह की कितनी फाइल पेंडिंग थी? 2340, और इसमें से क्लियर कितनी हो गई? 659, यानी 25% काम निपटा दिया। जनता की समस्याओं से जुड़ी फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो 45 दिन से पेंडिंग है, जनता की फाइल 45 दिन से पेंडिंग जो थी वो थी 74,806। इनमें से कितने को निपटा दिया? 49,568 निपट गई। 49,568 फाइल निपटा दी जनता की समस्याओं वाली। इस साल अब तक सरकार को जनता की समस्याओं से जुड़ी 18.2 लाख अर्जी मिली थी इस साल, और इसमें से 16.8 लाख को क्लियर कर दिया। देख रहे हैं स्पीड, देखिए। अब इसको आप साउंड की स्पीड से या रोशनी की स्पीड से कंपेयर कीजिएगा, भगवान जाने, लेकिन खटाखट फाइल निकालो। वो जो फाइलें एक दूसरे के ऊपर बैठकर बात भी करती होंगी कि बहन कैसा लग रहा है, किस डिपार्टमेंट से आई हो, वो फाइलें आजकल बात ही नहीं कर पाती, एक दूसरे से मिलती है, चलते चलते मैं बाय बोलती है, जा रही हूं। ये हाल हो गया फाइलों का। मंत्रालयों के बीच कामकाज से जुड़ी फाइल्स पेंडिंग कितनी थी? 205, 135 क्लियर, निकालो। मंत्रालयों में राज्यों से जुड़ी फाइल्स पेंडिंग कितनी थी? 1201, कितनी क्लियर की? 700, निकालो। अच्छा, पीएम अक्सर टेक्नोलॉजी पर जोर देते हैं, इसलिए मंत्रालयों में ई फाइल्स की तरफ बढ़ने पर भी तेजी से काम हो रहा है। यही वजह है कि बेकार पड़ी फाइल्स को हटाने के लिए मेगा मुहिम चल रही। ई फाइल्स, 3 तरह की फाइल्स होती है सरकारी दफ्तर में। फाइल्स को देखिए, कैसी फाइल सरकारी दफ्तरों में होती है। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए जो फाइल होती है, इन्हें संभाल कर रखा जाता है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है, संभाल कर रखने वाली फाइल, ये हो गई कैटेगरी ए। कैटेगरी बी जो है, कैटेगरी बी, ये वो फाइल होती हैं जिन्हें 10 साल तक रखा जाता है। और कैटेगरी सी, ये वो फाइल होती हैं जिन्हें 3 साल तक रखा जाता है। ऐसी ऐसी फाइलें होती हैं, इनको कैटेगरी में बांट दिया जाता है कि इतने दिन तो रखे ही रखेंगे। कैटेगरी सी टाइप की फाइल्स है जिन्हें हटाया जा रहा है कि ये 3 साल वाली को साफ करो, ई फाइल बनाओ। अब आपको सफाई से कमाई वाला फंडा भी बताते हैं। ये जो सफाई से कमाई है, अब आप सोचेंगे कि सफाई करने पर कमाई हो रही है, मोदी जी कुछ हमारे घर के लिए भी बताएं तो बेहतर होगा कि वहां कैसे होगा। तो 9,30,000 फाइल थी, 9,30,000 फाइल। इसको अगर आप हटा देते हैं तो इनके मेंटेनेंस पर रखने, संभाल कर रखने, इनकी जो जगह है, इससे सरकार के कितने रुपए बच रहे हैं? 4,29 लाख रुपए। ये इतने पैसे की सेविंग है। मतलब फाइल तो गया ही, धूल को विदा किया ही, परेशानियां कम की ही, 4,29 लाख रुपए बचाए। इसको कहते हैं मुहावरे में, मुहावरे एक दिन क्लास लगाए थे, इसको कहते हैं काम के काम नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये काम के काम वाला भी है, काम के काम वाला भी है। पीएम जोर हमेशा स्मार्ट वर्क पे रहता है। वो टेक्नोलॉजी की मदद से काम को जल्दी और बेहतर करने में विश्वास रखते हैं। खटाखट करो भैया। तो उन्होंने किया क्या क्या, जैसे गति शक्ति, उसमें 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला प्लान बना दिया। डिजिटल मंच, ये ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काम देखेगा। मंत्रालयों के लिए लैटरल एंट्री होगी, यानी सरकारी विभाग में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी। हाल ही में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पदों के लिए 31 निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट को चुना गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिसका काम जिसको आता है उसको लेके आओ। अगर वो निजी क्षेत्र में भी है तो क्या, लेके आओ ना भाई, अच्छा काम करो, देश का भला करो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 1500 करोड़ की सालाना बचत का दावा है। एक ही छत के नीचे मंत्रालय होने से कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, समय और खर्च बचेगा।
कोरोना में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कोविन सिस्टम को जारी किया, कोविन ऐप, दुनिया भर में तारीफ हुई। वैक्सीन पर काम करने का बेहतर तरीका किया, मैनेजमेंट किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे लाभार्थियों के खातों में जो पैसा जाता है, अभी तक 1,78,000 करोड़ रुपए बचे हैं इससे। बीच में सब खा जाते थे ना। गति शक्ति, 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच जो अभी आपको बता रहा था, वो तो है ही, और इसी तरीके से चीजों को जोड़ा गया है। तो अब आप इस बात को समझिए कि सफाई करनी है तो नरेंद्र मोदी स्टाइल में कीजिए। और घर वाली तो सब कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने सोचा कि देश भी तो घर ही है, कि पिछला कबाड़ जो लोग छोड़ के चले गए कोई करेगा नहीं, वही आएंगे करेंगे, तो कर रहे हैं। ये भी अपने आप में कमाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आप भी पानी पीजिए, मैं भी पीता हूं।